चलिए आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी करता है तो उनके वेरिएशन के कारण जो वेव्स जनरेट होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। Combination of varying electric and magnetic field which remains perpendicular to each other and the EM wave propagation perpendicular to both the fields। वही चीज दिखता है। यहाँ देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है और ये तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ ध्यान से देखो ना, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस तरफ है, तो बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। वैरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी गिवन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी कर रहा है उसको किस इक्वेशन से देंगे? तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन टी माइनस। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है उसको इक्वेशन क्या होगा उसका? तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी और मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। सी क्या हो गया आपका? स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाएगा कि जितना भी आपका ईएम वेव्स हैं, चाहे वो रेडियो इंफ्रा, मतलब जितने भी ईएम वेव्स, अभी लास्ट में लोग टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स भी जानेंगे, वो सारे स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं और ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, मतलब कि उनको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर प्रोपगेशन। उसके बाद अगला है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, अब इस चीज को समझिए। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यही होता है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी d phi e by dt इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम इनटू एप्सिलॉन नॉट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ये वाला वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब मैक्सवेल क्या किए कि जो एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ था, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड है, था ऐसा ही था। तो वो जो म्यू नॉट इनटू I था, I क्या था? करंट था, उसको यहाँ पे रख दिए और दो तरीके का करंट लिए। एक लिए वो कंडक्शन करंट जिसको म्यू नॉट I, कंडक्शन करंट IC से डिनोट किया, और एक वो अपना डिस्प्लेसमेंट करंट ID। अब ये जो इक्वेशन उन्होंने लिखा, इस इक्वेशन में ID का वैल्यू यहाँ से उन्होंने पुट कर दिया। ID का वैल्यू क्या किया? यहाँ से लेके पुट किया। ये तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt आ गया। ये वाला वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे आपको याद होने चाहिए जो बक्सा में डाला हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है फॉर बिहार बोर्ड का जो बच्चा है या सीबीएसई का है, जिस भी सेक्शन का है, तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, चार इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल के, ये चारों इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेगा राइट डाउन द फोर इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो पहला आता है गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल गॉस लॉ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर पे इंटीग्रेशन करते हैं तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर पे करते हैं तो जीरो आता है क्योंकि गॉस लॉ मैग्नेटिज्म वही चीज बताता है। फिर उसका फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेंथ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन माइनस डी फाई वी बाई डी, और ये वाला तो वही चीज जो अभी यहाँ पे ये जाने मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट में जो आया था फॉर्म एम्पियर्स के लॉ से वो। तो ये चारों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो मैक्सवेल का इक्वेशन आता है। तो ये चारों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो इसे काम का है। आपको फाइनल चीज ये याद रखना है। फाइनल चीज ये क्या याद रखना है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे ये ई नॉट है, ये क्या है? ई नॉट, और ये क्या है आपका? बी नॉट। ई नॉट यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हो सकता है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कि यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो मैक्सिमम पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम पोजीशन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ बता रही है? तो यहाँ पे E नॉट इज इक्वल टू C टाइम्स V नॉट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ से एक इसको रिलेट करो। हम लोग मैग्नेटिज्म में लॉरेंज फोर्स पढ़े थे। लॉरेंज फोर्स में हमने बताया था उसका दो एप्लीकेशन, एक था वेलोसिटी सेलेक्टर, एक साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन हट चुका था। वेलोसिटी सेलेक्टर हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, और वहां पे वेलोसिटी सेलेक्टर में भी क्या था? स्पीड था। यहाँ पे भी देखो C क्या है? स्पीड है, और वो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां से इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखना है। आगे उसके बाद ये और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि वहां पे मैग्नेटिक मैक्सिमम, जैसे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में C का रिलेशन देखें कि E नॉट इज इक्वल टू C V नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में C का क्या रिलेशन होता है उस चीज को समझिए। तो C इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये क्या है? 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जहाँ पे C जो है स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें बता रही है। अब ये सब चीज आया कहाँ से, इसको समझो। ये तो पहले हम आपको फॉर्मूला बता दिए, अब ये सब आया कहाँ वो देखो। तो हुआ क्या कि ये जो थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल का देखे थे, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इसको क्या किया गया यहाँ पे थोड़ा एक लूप लेके उस पर सॉल्व किया गया। ठीक है, लूप लेके क्या किया गया? सॉल्व किया गया।
ईएम वेव्स का प्रोपगेशन हो रहा था x1 x2, ठीक है। ऐसे जो है आपका इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। लेंथ इसका l दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो E डॉट dl को यहाँ पे सर्कुलर इंटीग्रेशन है। सर्कुलर इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना, फिर इसको, तभी ये पूरा एक लूप कंप्लीट होगा, तो सर्कुलर इंटीग्रेशन में आता है। तो A से B, पहले कहां से कहां तक किया, A से लेके B तक किया E डॉट dl को, फिर E डॉट dl को कहां से किया, B से C, फिर उसी तरह C से C, D, B से फिर A, ठीक है। E से dl के केस में जो आगे वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि इसके अलोंग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और लेंथ वेक्टर क्या है उसके परपेंडिकुलर, ये लेंथ जो है उस पे परपेंडिकुलर, तो वहां पे cos 90 का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। तो cos 90 0, तो पूरा टर्म, क्योंकि ये E डॉट dl है, तो E डॉट dl क्या होगा, E dl cos थीटा, तो पूरे को 0 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे B से C चला, तो B से C में लेंथ क्या है, L, तो L डाल दिया गया। x2 जो मीन पोजीशन, ओरिजिनल जो पोजीशन है यहीं से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो x2, फिर इसका भी सेम एज इट इज होगा, ये इस डायरेक्शन में 0 की, इस डायरेक्शन में 180 अपोजिट एंगल हो गया, तो वहां पे भी 0 हो जाएगा। और ex1l यानी कि ये वाला लेंथ भी क्या हो गया, l, और इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, x1 से, तो ex1l। तो इसी को फर्दर सॉल्व करके एक यहां से ये रिलेशन आ गया। अब इसमें कंसेप्ट हुआ क्या, दोनों क्या है, साइन, साइन का क्या फंक्शन आ रहा है, sin ओमेगा t माइनस x2/c और sin ओमेगा t माइनस x1/c। तो साइन का जो कोएफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट क्या हुआ, e नॉट l। उसी तरीके से अब बाद में जाके जब b फाई b को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको एक फाइनल इक्वेशन फिर से sin थीटा में, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, हम इसीलिए इसको इतना बता नहीं रहे हैं। sin ओमेगा t माइनस x2/c माइनस sin ओमेगा t माइनस x1/c, उसमें जब कीजिएगा तो आपको कोएफिशिएंट आएगा b नॉट lc। यहाँ पे क्या आया था, e नॉट l, यहाँ पे क्या आया, b नॉट lc। अब इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, e नॉट l इज इक्वल टू b नॉट lc, तो l l कैंसिल हो गया, e नॉट इज इक्वल टू c b नॉट आ गया। समझ में बात है। सिमिलर काम यहाँ पे भी किया गया है, क्या किया गया, जो एम्पियर्स लॉ था B डॉट dl का इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, जो फोर्थ इक्वेशन था मैक्सवेल का, उसको सॉल्व करके एक रिलेशन लाया गया sin थीटा में, फिर से B नॉट L जो को एम्पलीट्यूड मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे जो d फाई e था, d फाई e उसको किए, तो वहां से फिर एक रिलेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है, आपको ये देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट e नॉट LC मिल रहा है sin थीटा में। तो ये एक एम्पलीट्यूड हो गया और ये एम्पलीट्यूड हो गया, इन दोनों को क्या किया गया, इक्वल किया गया। देखो b नॉट l म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट e नॉट LC इक्वल हो गया। इस दोनों को जब सॉल्व किया तो आपको ये फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो मैं बता गया, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स देखते हैं। देखो एनर्जी जो होता है, जो भी होता है पोटेंशियल एनर्जी टाइप होता है, तो उसको यूएस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ईएम वेव्स में जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एनर्जी होगा और मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे देखो वैसे लिख रहा है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी जाने थे कि अब एनर्जी डेंसिटी हम बताए थे मैग्नेटिज्म में क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड का होता है b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है। वही चीज यहाँ पे किया है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वैरी कर रहा है, वैरी करता है तभी ईएम वेव्स का प्रोडक्शन होता है। तो वो वैरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इक्वेशन था, वो हम शुरुआत में बताए थे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c और B इज इक्वल टू b नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c। वही इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे x/c प्रोडक्ट कट गया है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस x/c वही यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर उसको सॉल्व किया गया, तो एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट लिखा है ना, इसको अगर लिख रहे हो कोई कॉपी में तो इसको भी डब्बा में डाल दीजिएगा। तो ईएम वेव्स का जो एनर्जी आता है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस b नॉट स्क्वायर बाय 2 4 म्यू नॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होता है उनका आधा होता है। उसका क्या होता है, आधा। देखो ना यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, अब इसी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे 4 हो जाएगा, b नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। तो एनर्जी जो होता है वही चीज यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है कि जो एवरेज एनर्जी होता है, जो एनर्जी होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ, ईएम वेव्स के केस में एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, आधा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या होता है, आधा होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिख रहा है, 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 टाइम्स इतना है कि नहीं, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ईएम वेव का चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द फील्ड्स रिमेंस 50%, यानी 50% इलेक्ट्रिक फील्ड 50% मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसका जो रेशियो आता है एनर्जी का वो 1:1 का रेशियो होता है। समझ में बात आ गई।
इंटेंसिटी ऑफ वेव ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाले है ना, इसी में स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका इंटेंसिटी हो जाता है किसी भी वेव का। जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी और बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू सी। सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके टर्म में निकालना है इसके में मल्टीप्लाई कीजिए, सी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका इंटेंसिटी होता है। हालांकि इंटेंसिटी यहां लिखा भी है, इट इज द एवरेज एनर्जी पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। आप जहां पे जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं, पावर का ऐसा यूनिट, तो जूल वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट। आगे बढ़ेंगे तो मोमेंटम आ जाता है, ईएम वेव। तो मोमेंटम कुछ नहीं, जो एनर्जी निकालना है, एनर्जी पर यूनिट स्पीड, ये आपका मोमेंटम होता है u by c। c जो है स्पीड ऑफ लाइट। अब उसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा, इस चीज को समझिए। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, मतलब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। मतलब रेडियो से जब कॉस्मिक की तरफ जाएंगे, रेडियो से रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो रेडियो से जब कॉस्मिक की तरफ जाएंगे तब फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगा और वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियो से जब आप कॉस्मिक रेज की तरफ जाएंगे, मतलब रेडियो से, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले आपका रेडियो है, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर यूवी रेज, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, फिर कॉस्मिक रे। तो रेडियो से जब कॉस्मिक रे तक जाइएगा तो उस कंडीशन में आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और वेवलेंथ यानी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वेवलेंथ घटेगा। इसीलिए रेडियो जो है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा रेडियो का। वहीं कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। समझ में आता है? उसके बाद इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है सारे रेंज का, वो आपको ध्यान में, आपके एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में भी आपके दिया हुआ है। तो ये रेंज बस आपको ध्यान में रखना होगा सारे का, कहां से कहां तक है। कॉस्मिक रे का एक याद कर लो, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। कॉस्मिक रे 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर से 10 टू द पावर -5 नैनोमीटर के बीच का कॉस्मिक रेज का रेंज होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज एकदम ध्यान में रखना है बोर्ड्स के लिए, खासकर सीबीएसई हो। यूजेस ऑफ ईयर वेव्स, यानी कि जैसे रेडियो वेव का यूज कहाँ किया जाता है, तो रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन में, रेडियो में किया जाता था। रेडियो में से करते थे, जैसे गाड़ी में जाओगे तो वहां पे भी देखते हो कि गाड़ी में भी एएम या फिर एफएम चलता रहता है। तो एएम मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। माइक्रोवेव का यूज जो है रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट के नेविगेशन में जो रडार सिस्टम है उसमें माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। ओवन में, टेनिस, ऑटोमोबाइल्स, माइक्रोवेव जो जिसमें खाना गर्म करते हैं उन सब में माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स का रिमोट स्विचेस में, फिजिकल थेरेपी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो जैसे ये जो रिमोट, अब रिमोट से हम इसको ऐसे से ऊपर नीचे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो कंट्रोल कर रहे हैं हम रिमोट से, तो इंफ्रारेड वेव्स के कारण, इंफ्रारेड वेव्स जो है उसी के कारण यहाँ से ये पूरे अच्छे से कंट्रोल हो पा रहा है। इंफ्रारेड वेव जो होती है ना वो कोई भी हॉट बॉडी यानी कि कोई भी गर्म वस्तु या मॉलिक्यूल जो होता है उनसे प्रोड्यूस होता है। विजिबल रेज जो होता है ह्यूमन आई के लिए रिस्पांसिबल होता है, जिससे हम लोग ये जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है उसको देख पाते हैं। स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा कि स्नेक्स जो होते हैं, सांप है ना, वो इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ बात है? अल्ट्रावायलेट रेज आई सर्जरीज में, यानी कि जो सनलाइट का जो रेज होता है अल्ट्रावायलेट, तो उसका यूज जो है आई सर्जरी में किया जाता है। LASIK लैसिक, जिसका यूज जो है वाटर प्यूरिफायर्स में किया जाता है ताकि जर्म्स जो भी है, क्लोरीन का भी हालांकि यूज किया जाता है। यहाँ पे एक और टर्म है लैसिक, लेजर असिस्टेड इन साइट केराटोमाइलिस, तो उसका यूज किया जाता है जर्म्स वाटर में जर्म्स को मारने के लिए। एक्सरे का यूज जो है डायग्नोस्टिक फुट में, हम लोग के शरीर का एक्सरे करने में यूज किया जाता है। मेडिसिन में, ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, कैंसर को मारने के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है। फिर गामा रेज का यूज भी कैंसर ट्रीटमेंट में ही किया जाता है। जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्स-रे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस बाय बॉम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट विद हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी एक हाई फ्रीक्वेंसी से मेटल का कोई भी टारगेट है उसको बॉम्बार्डमेंट कराना, उसी तरीके से आपका एक्स-रे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर गामा रे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से। गामा रेज क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो जो गामा रेज है ना वो रेडियो एक्टिव मेटल्स से है ना कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। जो न्यूक्लियर मेटल्स होते हैं या रेडियो एक्टिव यूरेनियम, थोरियम, रदरफोर्डियम, रिबोलियम, तो उन सारे से आपका गामा रेज ही प्रोड्यूस होता रहता है।